नमस्कार साथियों। लास्ट के वीडियो में हमने समसूत्री विभाजन की बात की थी और आज अपन बात कर रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता था। कायिक कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन होता है तो द्विगुणित कोशिका विभाजन के बाद भी द्विगुणित बनी रहती थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस में जब जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस होता है तो द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में बदल जाती है। मतलब डिप्लॉइड सेल जो है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 46 क्रोमोसोम है, वो 23 क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार बनी हुई कोशिका को अपन अगुणित कोशिका कहते हैं। अब जब जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो युग्मक कहलाते हैं या गैमेट्स कहलाते हैं। नर में ऐसे युग्मकों को शुक्राणु कहते हैं और मादा में उसको अंडाणु कहते हैं। ये चीज क्लियर। अब समसूत्री विभाजन तो एक ही स्टेज में होता है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है, जो मियोसिस है, मियोसिस दो भागों में होता है। समझे कैसे? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है। यह दो भागों में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस फर्स्ट जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए उनको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या है उतनी ही उतनी रहती है, मतलब समसूत्री विभाजन के समान होता है यह विभाजन, इसलिए मियोसिस सेकंड को मियोटिक माइटोसिस भी कहते हैं। ये चीज क्लियर। कोई भी विभाजन 4 प्रावस्थाओं में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मियोसिस फर्स्ट भी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट 4 अवस्थाओं में होता है, और मियोसिस सेकंड भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सेकंड 4 प्रावस्थाओं में होता है। अभी इसमें अपन बात कर रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट की जो फर्स्ट प्रावस्था है, कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट। ये प्रोफेज फर्स्ट पूरे अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था है, और जितनी बड़ी प्रावस्था है उतने ही ज्यादा उसमें परिवर्तन भी होते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसमें, और प्रत्येक परिवर्तन को क्या नाम दिया गया है, यहीं से सीधा सीधा प्रश्न आता है। तो उसको समझने के लिए प्रोफेज फर्स्ट को 5 भागों में फिर से बांट रखा है। ये प्रोफेज फर्स्ट के 5 भाग हैं, न कि मियोसिस फर्स्ट के। ये ध्यान रखना। मियोसिस फर्स्ट को 4 भागों में बांटा है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, इनोफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। उसमें अभी अपन बात कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट इतनी बड़ी है और इतनी जटिल है कि उसको समझने के लिए 5 अलग अलग स्टेजेस में इसको बांट रखा है, 5 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले 5 भाग कौन कौन से हैं उसके अपन नाम याद कर लेते हैं। कारण यह है कि सबसे पहला प्रश्न तो नाम से ही आता है। 2016 के सेकंड ग्रेड में उन्होंने सीधा प्रश्न ऐसा डाल दिया था कि प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाओं को क्रम से बताइए। तो समझें, प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसके हिंदी में नाम थोड़े से ज्यादा क्लिष्ट है ऐसा लगा, इसलिए मैंने आज यहाँ हिंदी के नाम नहीं लिखे हैं। तनु सूत्रावस्था, युग्म सूत्रावस्था, स्थूल सूत्रावस्था, इस टाइप के नाम है। तो ये ज्यादा अच्छे नाम नहीं है, मतलब कि इससे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे नाम है। तो ये अंग्रेजी के नाम ज्यादा सरल है, इसलिए ये लिखे हैं, समझे। सबसे पहले तो आपको ये नाम इसी क्रम से याद रखने हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5। अब प्रत्येक स्टेज में कुछ विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है, उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, या फिर यह घटना कौन से स्टेज में होती है। तो सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट की पहली स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में 2 मुख्य परिवर्तन होते हैं। पहला, क्रोमेटिन जाल संगठित होकर मणिकामय गुणसूत्र में बदल जाता है। समसूत्री विभाजन में भी अपन ने देखा था कि जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो संगठित हो जाता है और गुणसूत्र में बदल जाता है। तो क्रोमेटिन जाल संगठित होकर गुणसूत्र में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो गुणसूत्र बनते हैं वो मणिकामय मतलब बेडेड बनते हैं। मणिकामय का मतलब अंदर गांठों के रूप में बनते हैं। इन गांठों को, जो मणिकामय गुणसूत्र बनते हैं, उसमें ये जो मणियां बन रही है, जो गांठें बन रही है,
इन गांठों को क्रोमोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोमियर। पहला शब्द आपको ये याद रखना है। तो क्रोमोमियर का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य पहचान है। पहला तो ये कि कैसे पता चलेगा लेप्टोप्टिन में कि ये कायिक कोशिका में हो रहा है कि जनन कोशिका में हो रहा है। तो समझें, अगर संगनित होने के बाद क्रोमेटिन जाल जो गुणसूत्र बनाता है उसमें बेडेड या मणियां बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, तो वो क्रोमोमियर होते हैं और क्रोमोमियर का बनना अर्धसूत्री विभाजन का फर्स्ट लक्षण है। क्लियर? साथ में पहला तो ये परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन समजात गुणसूत्र साथ साथ आ जाते हैं। समजात गुणसूत्र मतलब होमोलोगस गुणसूत्र। ये होमोलोगस या समजात होते क्या है वो समझें। नर के 25 क्रोमोसोम और मादा के नर के 23 क्रोमोसोम और मादा के 23 क्रोमोसोम साथ साथ रहते हैं। उनका प्रत्येक जोड़ा साथ साथ रहता है। तो नर का पहला गुणसूत्र और मादा का पहला गुणसूत्र साथ साथ रहता है, तो ये कहलाते हैं समजात गुणसूत्र। तो समजात गुणसूत्र में एक गुणसूत्र नर से आया हुआ रहता है और एक गुणसूत्र मादा से आया हुआ रहता है। क्लियर? तो समजात गुणसूत्र साथ साथ रहते हैं। ये दोनों परिवर्तन किसमें हुए? लेप्टोप्टिन में। जब ये गुणसूत्र आपस में पास पास रहते हैं तो यहाँ पर लेप्टोप्टिन अवस्था पूरी हो जाती है और अब शुरू होती है दूसरी प्रावस्था जिसका नाम है जाइगोटिन। हिंदी में इसको युग्म सूत्रावस्था कहते हैं। जाइगोटिन में सूत्र युग्मन की घटना होती है। सूत्र युग्मन को अंग्रेजी में कहते हैं सिनेप्सिस। परीक्षा में ऐसा आता है कि अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में सिनेप्सिस की घटना होती है? तो सिनेप्सिस की घटना जाइगोटिन में होती है। क्लियर? अब इसमें होता क्या है? सिनेप्सिस होता क्या है? तो समजात गुणसूत्रों में युग्मन हो जाता है। समजात गुणसूत्र पास पास आ जाते हैं। जैसे ही समजात गुणसूत्र पास पास आ जाते हैं तो उन गुणसूत्रों के ऊपर जीन होते हैं। तो इस जीन के एलील भी पास पास आ जाते हैं। तो इस घटना को समजात गुणसूत्र के पास पास आने से उसके जीन के एलील भी पास पास आ जाते हैं। इसके कारण जो गुणसूत्रों का युग्म बनता है उस युग्म को बाइवेलेंट कहते हैं। गुणसूत्र के उस युग्म को बाइवेलेंट कहते हैं। तो दो शब्द याद रखने हैं, एक तो सिनेप्सिस और एक बाइवेलेंट। जाइगोटिन में सिनेप्सिस की घटना होती है। सिनेप्सिस का मतलब समजात गुणसूत्रों का पास पास आना और साथ में उसमें उपस्थित जीनों के एलील भी पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार जो गुणसूत्रों का युग्म बनता है उस युग्म को बाइवेलेंट कहते हैं। जैसे ही बाइवेलेंट का निर्माण हो जाता है तो जाइगोटिन क्रिया पूरी हो जाती है। तीसरी अवस्था जो इस अर्धसूत्री विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था है वो है पैकाइटिन। यह प्रश्न लगभग हर एग्जाम, अगर मतलब कि ये ऐसा मान लो कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अगर एक प्रश्न बनाना है तो हर व्यक्ति के मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि मैं जीन विनिमय के बारे में बनाऊं। तो समझे, पैकाइटिन तीसरी अवस्था है प्रोफेस पष्ट की जिसमें जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। ये क्या है समझे, जब समजात गुणसूत्र पास पास आकर बाइवेलेंट का निर्माण कर लिया तो इन समजात गुणसूत्रों के जीन आपस में एक अर्ध गुणसूत्र से दूसरे अर्ध गुणसूत्र पर चले जाते हैं। यानी ये घटना कुछ ऐसी होती है जीन विनिमय की घटना। मैं इसको चित्र बना के यहां बताता हूं। ये गुणसूत्र की एक भुजा है, ये दूसरा समजात गुणसूत्र उसके साथ वाला। तो ये समजात गुणसूत्र इनसे इस प्रकार जुड़ जाता है युग्मन करके। इस प्रकार जुड़ जाता है। जब इस प्रकार जुड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में इस गुणसूत्र के कुछ जीन इस गुणसूत्र की भुजा में आ जाते हैं और इस गुणसूत्र के कुछ जीन इस वाली भुजाओं में आ जाते हैं। तो जीनों का यह स्थानांतरण समजात गुणसूत्र के अलग अलग जीनों के बीच में होता है। इस घटना को जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय के कारण ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। बहुत ध्यान रखना, ये समजात गुणसूत्रों में जीन विनिमय के कारण ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन का जो मुख्य महत्व है
कि माता पिता से संतानें भिन्न क्यों होती है? भिन्न इसलिए हो जाती है क्योंकि समजात गुणसूत्र में जीनों का विनिमय हो जाता है, जीन आदान प्रदान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीनों के आदान प्रदान से संतानों में विभिन्नताएं आना शुरू हो जाती है। क्लियर? तो जीन विनिमय की घटना प्रोफेज पश्च की कौन सी प्रावस्था में होती है? पैकाइटिन में। क्लियर? जैसे ही जीन विनिमय की घटना पूरी हो जाती है तो अगला चरण है डिप्लोटिन। प्रोफेज पश्च की चौथी प्रावस्था है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में कुछ नया तो नहीं होता, लेकिन यह डिप्लोटिन oocytes में, oocytes मतलब अंड कोशिका में यह डिप्लोटिन की घटना कुछ महीनों से लगाकर कुछ सालों तक भी रह सकती है। समझे इसको? क्या क्या परिवर्तन होता है? सबसे पहले डिप्लोटिन में होता है कीआज़मेटा या काईआज़मेटा का निर्माण। काईआज़मेटा क्या है? जीन विनिमय होने के बाद भी ये गुणसूत्र तुरंत वापस अलग नहीं हो जाते, कुछ समय तक ऐसे ही बने रहते हैं। तो जीन विनिमय की घटना के बाद जो स्थान एक दोनों गुणसूत्रों से जुड़े रहते हैं उन स्थानों को अपन काईआज़मेटा कहते हैं। तो जीन विनिमय होने के बाद भी ये गुणसूत्र कुछ समय तक चिपके रहते हैं, वह स्थान जहां पर दोनों गुणसूत्र चिपके रहते हैं उनको अपन काईआज़मेटा कहते हैं। तो काईआज़मेटा का निर्माण होता है, ये पहला लक्षण। दूसरा, टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन की क्रिया होती है। ये क्या है? क्या होता है? अब जैसे ही कीआज़मेटा बन जाता है तो अब धीरे धीरे ये गुणसूत्र अलग होने लगेंगे। तो गुणसूत्र के अलग होने की इस क्रिया को अपन टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन कहते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखना, ये है गुणसूत्र बिंदु, ये गुणसूत्र बिंदु हैं। तो यह गुणसूत्र जो है वो ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे जुड़े हुए हैं। ये गुणसूत्र का बिंदु है और ये भुजाएं हैं। तो ये गुणसूत्र बिंदु से भुजाओं की तरफ इस प्रकार अलग होते हैं, न कि भुजाओं से बिंदु की तरफ। ऐसे अलग नहीं होते, ये बिंदु से पहले अलग होते हैं फिर भुजाओं की तरफ अलग होते हैं। इसको टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन की क्रिया कहते हैं। दो परिवर्तन। और तीसरा, क्योंकि यह प्रोफेज है तो प्रोफेज में तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक नष्ट होना शुरू कर देते हैं, समसूत्री में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक भी नष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर? तो तीन परिवर्तन, कीआज़मेटा का निर्माण, उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक नष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। तीनों चीजें क्लियर? और एक महत्वपूर्ण चीज मैंने क्या बताई आपको भी, कि यह विधि अंड कोशिका में मतलब oocytes में यह क्रिया कई महीनों से कई वर्षों तक चलती है। ये ध्यान रखना, मतलब ये बहुत ही लंबी प्रावस्था है। जब अपन oogenesis मतलब अंड जनन पढ़ेंगे उस समय अपन बताएंगे कि इस विधि में होता क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अंडे को आगे बहुत सारा काम करना होता है, तो उस समय एनर्जी रखनी पड़ती है। तो ये कई महीनों तक जब विश्राम अवस्था में रहती है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोफेज पश्च की लास्ट प्रावस्था है, वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस प्रावस्था में क्या होता है? जो केंद्रक झिल्ली यहाँ नष्ट होना प्रारंभ कर रही थी, अब यहाँ पर आकर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक पूर्णतया लुप्त हो जाते हैं, दिखाई देने बंद हो जाते हैं। जैसे ही केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक दिखाई देना बंद हो जाते हैं तो डाइकाइनेसिस पूरा हो जाता है और इसके साथ साथ प्रोफेज पश्च भी पूरा हो जाता है। अब प्रोफेज पश्च के बाद अगली प्रावस्था है अपनी मेटाफेज पश्च। हाँ भाई, अब अपन बात करते हैं प्रोफेज पश्च की पांचवी अवस्था पूरी होने के बाद अब शुरू होता है मियोसिस पश्च की दूसरी अवस्था, जिसका नाम है मेटाफेज पश्च। मेटाफेज पश्च में क्या परिवर्तन होते हैं देखें। तर्कुतंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है और तर्कुतंतुओं का निर्माण जैसे ही पूर्ण हो जाता है तो ये तर्कुतंतु जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। साथ में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर जम जाते हैं। ये दोनों परिवर्तन वैसे ही हैं जैसे समसूत्री विभाजन में अपन ने पढ़ा था।
लेकिन इस व्यवस्था कैसी है गुणसूत्र के मध्य पट्टिका पर जमने की, ये अंतर है। मैंने आपको उसकी एनाफिस समसूत्री विभाजन की एनाफिस व्यवस्था में भी बताया था, यहां रिकॉल कर देते समझे। गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर तो जम जाते हैं, लेकिन इसमें गुणसूत्र बिंदु जो है वो ध्रुवों की ओर रहते हैं और अर्ध गुणसूत्र मध्य पट्टिका की ओर रहते हैं। मतलब ऐसी संरचना होती है। ये अपनी सेल है, तो गुणसूत्र बिंदु का मतलब यह जो बिंदु है वो तो ध्रुवों की ओर रहता है, ऐसा। और ये जो भुजाएं हैं, भुजाएं मध्य पट्टिका की ओर रहते हैं और गुणसूत्र बिंदु जो है वो ध्रुवों की ओर रहते हैं। ये गुणसूत्र बिंदु ये तो ध्रुवों की ओर है, इधर ध्रुवों की ओर, और ये जो भुजाएं हैं वो मध्य पट्टिका की ओर रहती है। जबकि समसूत्री विभाजन में हमने बताया था कि समसूत्री विभाजन में ये जो गुणसूत्र बिंदु है वो मध्य पट्टिका की ओर थे और अर्ध गुणसूत्र यानी जो भुजाएं हैं वो ध्रुवों की ओर थी। क्लियर? तो ये परिवर्तन जो है वो मुख्य है। यह भी पहचानने के काम आता है कि हम समसूत्री विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन। क्लियर? चलो, अर्धसूत्री विभाजन की जो तीसरी महत्वपूर्ण प्रावस्था है वो है एनाफिस फर्स्ट। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों समझे? क्योंकि यहीं से गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। मतलब द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में कैसे बदलती है तो वो यहां पता चलता है। समझे कैसे? एनाफिस फर्स्ट में अर्ध गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं। अर्ध गुणसूत्र मतलब क्या? गुणसूत्र भुजा। तो अर्ध गुणसूत्र तो विभाजित होते हैं, लेकिन गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता। अब गुणसूत्र बिंदु का मतलब होता है ये, जब गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाता है तो दो गुणसूत्र बन जाते हैं, लेकिन यहाँ गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता, जिससे गुणसूत्र है उतने ही उतने रहते हैं। हमने समसूत्री विभाजन में एनाफेज में पढ़ा था कि गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाता है जिससे गुणसूत्र दुगुने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही कोई व्यवस्था नहीं है। तो अर्ध गुणसूत्र तो विभाजित होते हैं जिससे ये जो दो भुजाएं हैं वो चार भुजाओं में बदल जाती है, लेकिन गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता। जब गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता तो गुणसूत्र है उतने के उतने रहते हैं। क्लियर? दूसरा परिवर्तन क्या? तरकु तंतुओं का संकुचन शुरू हो जाता है। अब तरकु तंतु गुणसूत्र से जुड़े हुए हैं, तरकु तंतुओं का जैसे ही संकुचन शुरू हो जाएगा तो ये गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना शुरू कर देंगे। अब गुणसूत्र की संख्या में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं था, इसलिए अब आधे गुणसूत्र मतलब 46 में से 23 गुणसूत्र उत्तरी ध्रुव की ओर और 23 गुणसूत्र दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे। क्लियर? तो गुणसूत्र जो 46 के आधे हो गए हैं, तो अब कोशिका, अब जो केंद्रक है वो द्विगुणित केंद्रक नहीं कहलाएगा, अब अगुणित केंद्रक कहलाएगा। क्लियर? तो आधे आधे गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जैसे ही तरकु तंतुओं का संकुचन पूरा हो जाता है, तरकु तंतु दिखाई देने बंद होते हैं, तो एनाफेज फर्स्ट पूरी हो जाती है और अब शुरू होता है लास्ट प्रावस्था मियोसिस फर्स्ट की, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट वैसी ही होती है जैसी समसूत्री विभाजन की टीलोफेज थी। कैसे? केंद्रक झिल्ली का निर्माण पूरा हो जाता है, केंद्रक केंद्रिक दिखाई देने लग जाता है, गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं और एक कोशिका में दो अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। जैसे ही गुणसूत्र यहां गए तो वापस केंद्रक झिल्ली बनने लग गई, मतलब एक ही कोशिका में दो केंद्रक, केंद्रिक भी दिखाई देने लग गया और जो गुणसूत्र थे वो वापस क्रोमेटिक मटेरियल में बदल गए। अब अपने पास कोशिका तो एक है लेकिन केंद्रक दो हैं और दोनों केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो गई है, इसलिए अब ये केंद्रक द्विगुणित नहीं कहलाएगा, अगुणित केंद्रक, हैप्लॉइड केंद्रक या एन कहलाएगा। ये चीज क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाता है। अब जो काम की चीज है वो सुनो, मियोसिस फर्स्ट के पूरे हो जाने से अभी अर्ध हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अब शुरू होता है मियोसिस फर्स्ट के बाद शुरू होता है मियोसिस सेकेंड। लेकिन
जो काम की चीजें वो बताता हूं। मियोसिस फर्स्ट के बाद तुरंत मियोसिस सेकंड शुरू नहीं होता, अब शुरू होता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, ये इंटरकाइनेसिस इंटरफेज जैसा है लेकिन इंटरफेज नहीं है। इंटरफेज मतलब अंत्यावस्था, अंतरावस्था। लेकिन ये इंटरकाइनेसिस इंटरफेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरकाइनेसिस में डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती, मतलब डीएनए का संश्लेषण नहीं होता, ये ध्यान रखना है। डीएनए का संश्लेषण नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की जो अवस्था है उस अवस्था को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। यह इंटरफेज जैसी नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि इंटरफेज में तो डीएनए का संश्लेषण हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है, और यहाँ डीएनए डबल नहीं होता है, डीएनए का संश्लेषण नहीं होता, इसलिए तो वो कोशिका बाद में अगुणित रहती है। क्लियर? और जैसे इंटरकाइनेसिस पूरा हो जाता है तो फिर शुरू होता है मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड अभी बताया था अपन ने कि मियोसिस सेकंड बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है, इसलिए समसूत्री विभाजन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन दो अंतर है, वो दो अंतर आपको याद रखने हैं। कौन सा अंतर देखना? पहला अंतर तो मेटाफेज प्रावस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो चतुष्क के रूप में होते हैं। मेटाफेज में गुणसूत्र टेट्राड, टेट्राड मतलब चतुष्क, चतुष्क के रूप में होते हैं। चतुष्क का क्या मतलब है? चतुष्क का मतलब यह है कि इसमें अब चार भुजाएं होती है। चार भुजाएं क्यों? क्योंकि गुणसूत्र बिंदु ने विभाजन नहीं किया था, इसलिए गुणसूत्र इस चार भुजाओं के रूप में होते हैं। ये आपका पहला परिवर्तन है जो कि अर्ध समसूत्री विभाजन में नहीं था। तो मेटाफेज में गुणसूत्र टेट्राड के रूप में होते हैं, चतुष्क के रूप में होते हैं, पहला परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन, एनाफेज में जो अर्ध गुणसूत्र ने विभाजन किया था, यहाँ पर अर्ध गुणसूत्र विभाजित नहीं होते। मेटाफेज सेकेंड है ना, एनाफेज, एनाफेज सेकेंड में अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र मतलब क्रोमेटिड, क्रोमेटिड विभाजित नहीं होते, विभाजित नहीं होते। तो मियोसिस सेकंड पूरी तरह से समसूत्री विभाजन के समान मतलब माइटोटिस डिवीजन के समान होता है। दो अंतर याद रखने हैं। पहला तो मेटाफेज सेकंड जो होता है, मेटाफेज सेकंड में गुणसूत्र चतुष्क के रूप में होते हैं, मतलब उसकी चार भुजाओं के रूप में होते हैं, पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन, एनाफेज सेकंड में अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र मतलब ये गुणसूत्र भुजाएं मतलब क्रोमेटिड, ये विभाजित नहीं होते। जैसे क्योंकि पहले से चार विभाजित हो जाएगी तो आठ हो जाएगी, तो गुणसूत्र का यहाँ पर क्रोमेटिड का विभाजन नहीं होता, नहीं होगा। तो क्या होगा? गुणसूत्र तो वो जो 46 के जो 23 हुए थे वो 23 के 23 ही रहेंगे दोनों में, लेकिन अब केंद्रकों की संख्या 4 हो जाएगी। कैसे? ये एक सेल है, उसमें एक केंद्रक है। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एक ही कोशिका में दो केंद्रक बन गए। ये केंद्रक 2n था, यहाँ n केंद्रक बना। और अब आगे हुआ मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, और जैसे मियोसिस सेकंड हुआ तो एक ही केंद्रक में, सॉरी, एक ही कोशिका में चार केंद्रक बन गए। अब जब चार केंद्रक बन जाते हैं तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन पूरा हो जाता है। जैसे ही केंद्रक विभाजन पूरा होता है तो केंद्रक विभाजन के बाद एक कोशिका में चार केंद्रक बन गए,
अब शुरू होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। और कोशिका द्रव्य विभाजन से प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली बन जाती है, जिससे एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती है। तो समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन पूरा होने से एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत ही थोड़ा अन्य वीडियो से थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको इतना मैटर इतने कम समय में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अन्य वीडियो में आप कहीं भी देखोगे तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।